आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं प्रोफेसर श्रवण कुमार सिंह, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, आपके बीच लेक्चर सीरीज ऑन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग लेकर आया हूं। हमने ऑलरेडी काफी चीजें डील कर लिया है, जो आप सभी देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारा फीडबैक मैसेजेस हमें मिल रहा है कि हिंदी भाषी राज्यों के श्रोताओं के लिए कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो हमने सोचा कि हम इसका हिंदी रूपांतरण करके प्रयास करें आपके बीच में आने का, जिससे हमारे हिंदी भाषी श्रोतागण भी यह विषय आसानी से समझ सकें। यह पहला जो लेक्चर हमारा है आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन पर, पहला विषय मैं आनुवंशिकी पर लेकर आया हूं और कोशिश मैं ये कर रहा हूं कि आम लोगों के बीच में यह जेनेटिक्स या आनुवंशिकी आसानी से समझ में आ सके। अर्थात जो जेनेटिक्स या प्लांट ब्रीडिंग विषय से कंसर्न नहीं है, लेकिन वो जिज्ञासु हैं, तो उस लेवल पे मैं कोशिश कर रहा हूं कि काफी नीचे स्तर से मैं समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूं। देखता हूं कितना सफल हो सकता है। तो पहला जो टॉपिक है, हम जेनेटिक्स पर डील करेंगे। जेनेटिक्स अगर हम देखना चाहें, इसको हिंदी में आनुवंशिकी कहते हैं। यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जो आनुवंशिकता मतलब हेरिडिटी तथा विभिन्नता मतलब वेरिएशन के बारे में जानकारी देती है। यही आनुवंशिकी है। यहाँ आप चित्र देख सकते हैं कि कुछ गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं। जो गुणसूत्र जीवधारियों के सभी कोशिकाओं में होते हैं, और यहाँ पर आप डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड का भी चित्र देख रहे हैं, जो कि क्रोमोसोम या गुणसूत्रों में ये डीएनए पाए जाते हैं, और इन्हीं पर वो जो सभी जीवधारियों के गुणों का जो फैक्टर है, जो डीएनए है, वो अवस्थित होता है। इसी के बारे में ये पूरा आनुवंशिकी डील करता है। तो ये सारी चीजें आनुवंशिकी के द्वारा बताई जाती हैं। सबसे पहले अगर आनुवंशिकी को समझना है तो हमें आनुवंशिकी के उपयोग को समझना पड़ेगा। तो
आनुवंशिकी के उपयोग को अगर समझना चाहें तो हम ऐसे ये कह सकते हैं कि कैसे इसको हम अपने उपयोग में लाते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं, इसको हम उपयोग कर सकते हैं फसलों की नई किस्में तैयार करने में तथा उनकी आनुवंशिकी शुद्धता को बनाए रखने में। जैसे अन्न की फसलें हुए, धान, गेहूं, जो भी अनाज है, दलहन, तिलहन, फल फूल, सब्जियां, जड़ी बूटियां इत्यादि पौधे, ये सभी के उपयोग में हम लाते हैं तथा जानवरों की नई नस्लें, नए ब्रीड तैयार करने में, उन ब्रीड्स के आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखने में, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, मछलियां, चिड़िया इत्यादि सभी के काम में हम इस आनुवंशिकी का उपयोग करते हैं। मनुष्य, पौधों, जानवरों इत्यादि में जेनेटिक रोगों या आनुवंशिकी रोगों को समझना तथा उनका प्रबंधन करना, ये सारा जेनेटिक्स या आनुवंशिकी के द्वारा ही हम कर पाते हैं। आज हम जानते हैं कि आनुवंशिकी की एक नई शाखा जो मेडिकल जेनेटिक्स जिसे कहते हैं आ चुका है, जिसमें हम हमेशा सुनते हैं हर व्यक्ति से कि डिजीज, ये रोग जेनेटिक है, जेनेटिक रोग है। आम आदमियों के मुंह से सुनाई देता है जेनेटिक रोग है। तो ये सारी चीजें जो है जेनेटिक्स के द्वारा डील की जाती हैं। आज अगर हम आप देखें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भारत में जिसका जनक डॉक्टर लालजी सिंह साहब को कहा जाता है, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा आपराधिक मामलों में न्याय दिलाने में यह जेनेटिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है आज के दिन में। तो ये सारा जो है, अगर इसका उपयोग हमारे समझ में आ रहा है तो आप सभी को ये जेनेटिक्स के बारे में जिज्ञासा और बढ़ जाती है। अब हमें जेनेटिक्स के इतिहास को थोड़ा समझना होगा। जेनेटिक्स के इतिहास को यदि देखा जाए तो पाया गया है कि ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, क्योंकि खोज उन्होंने किया इसलिए ऑस्ट्रियन वैज्ञानिक थे, उन्हीं को जेनेटिक्स का जनक माना जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स इज मेंडल। उन्होंने अपना कार्य मटर के विभिन्न किस्मों में कृत्रिम प्रजनन कराकर उनके सभी संततियों का अध्ययन करके उसके परिणाम को सन 1866 में प्रकाशित किया, जिस परिणाम को हम थ्योरी ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस यानी मेंडल का वंशानुक्रम का सिद्धांत के रूप में जानते हैं। परंतु अगर देखा जाए तो मेंडल के कार्यों को लोकप्रियता तब मिली जब उनके वंशानुक्रम के सिद्धांत का पुनर्खोज अलग अलग 3 वैज्ञानिकों, जिनका हम चित्र यहां देख रहे हैं, ह्यूगो डेवरीज, कार्ल करेंस तथा स्चरमैक के द्वारा सन 1900 में स्थापित किया गया।
जेनेटिक्स हमें पहली बार इंग्लैंड के जीव वैज्ञानिक विलियम बेटसन द्वारा मेंडल के वंशानुक्रम के सिद्धांत का वर्णन करने में सन 1905 में किया गया। यह शब्द मेंडल ने नहीं प्रयोग किया था। यहीं पर अगर देखें, चित्र में हम देख रहे हैं डेनमार्क के वनस्पति वैज्ञानिक विल्हम जोहानसन ने 1905 में मेंडल के आनुवंशिकता की इकाई, जिसे मेंडल ने फैक्टर कहा था, उसके स्थान पर जीन शब्द का उन्होंने प्रयोग किया और जोहानसन ने ही जीनोटाइप यानी जीन प्रारूप तथा फिनोटाइप टर्म्स का प्रयोग 1909 में किया। यह हम थोड़ी इतिहास को देखने से जीन और जेनेटिक्स के बारे में समझ सकते हैं कि कैसे ये इसके समझ के बारे में शुरुआत हुआ। अब हम यह देखें कि जीन क्या है। जीन यह आनुवंशिकता की इकाई है, अर्थात यह वह इकाई है जो जीवधारियों जैसे पौधे, मनुष्य, जानवर, जीवाणु, विषाणु, कवक, एल्गी इत्यादि सभी में उनके गुणों को निर्धारित करती है। इसी इकाई को मेंडल ने फैक्टर कहा था, जिसे अब हम जीन कहते हैं। अर्थात आपके आंख या कान का आकार, प्रकार, रंग, आपका रंग या पौधे का आकार, प्रकार इत्यादि सभी गुण अलग अलग जीन के द्वारा निर्धारित होती हैं। यह जीन्स सभी जीवधारियों के कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। तो यह हम समझ सकते हैं कि जीन का क्या कार्य है। और ऊपर चित्र भी हम देख रहे हैं, जो जीन डीएनए का चित्र दिखाई दे रहा है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड का। अब हम यहाँ जीनोटाइप के बारे में जानना चाहेंगे, या जीन प्रारूप आप कह सकते हैं। किसी भी जीवधारी का संपूर्ण जीन या जेनेटिक मेकअप ही उसका जीनोटाइप कहलाता है, जो नंगी आंखों से हमें नहीं दिखाई देता है उसका जीनोटाइप। जैसे आप यहां देख रहे हैं, किसी फूल में कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी और स्मॉल बी। अब देखने से कैसे पता चलेगा कि कैपिटल बी है नीला फ्लावर, कैपिटल बी स्मॉल बी भी नीला फ्लावर है, कैपिटल बी स्मॉल बी नीला फ्लावर है। तो कैसे इन तीनों में अंतर, कैसे इन दोनों में अंतर कैसे हम समझ पाएंगे, जो आंख से दिखाई नहीं देता है। फिनोटाइप जो है वो आंख से दिखता है, लेकिन जीनोटाइप की कैपिटल बी स्मॉल बी, ये है। ये सारी पढ़ाई हम इस जेनेटिक्स में पढ़ते हैं और ये पकड़ पाते हैं कि हाँ, इसमें कौन सा जीन है, इसमें कौन सा जीन है।
तो टोटल जितने भी कैरेक्टर हैं ऑर्गेनिज्म में, जीवधारियों में, उसके अंदर सभी जीन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 और भिन्न भिन्न जीव जंतुओं में भिन्न भिन्न नंबर के जीन्स पाए जाते हैं। सारे जीन्स को, संपूर्ण जीन्स, जेनेटिक मेकअप को ही हम जीनोटाइप कहते हैं। जैसा हमने कहा कि वो नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, तो यह जीनोटाइप कहलाता है। अब हम थोड़ा फिनोटाइप के बारे में जानें। यह किसी भी जीवधारी के सभी दिखाई देने वाले गुणों, जैसे आपकी लंबाई, आपका रंग, आपके आंख, कान इत्यादि का आकार प्रकार इत्यादि को हम फिनोटाइप कहते हैं, जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा कि नीला फ्लावर फूल और सफेद फूल वो फिनोटाइप है। और जीनोटाइप अब अंदर हमने देखा कैपिटल बी दैट इज जीनोटाइप, कैपिटल बी जीनोटाइप, द स्मॉल बी जो सफेद फूल दिया उसको हमने देखा। तो जो दिख रहा है वो फिनोटाइप, जो नहीं दिख रहा है, जिसके द्वारा गवर्न हो रहा है जीन्स, सारे जीन्स को मिला दें तो वो जीनोटाइप हुआ। इस तरह से हम अच्छे से समझ सकते हैं कि जीनोटाइप का मतलब क्या हुआ और फिनोटाइप का मतलब क्या हुआ। अब पुनः हम देखें कि जेनेटिक्स क्या है या आनुवंशिकी क्या है। जीव विज्ञान की वह शाखा जो आनुवंशिकता अर्थात हेरिडिटी तथा विभिन्नता अर्थात वेरिएशन के बारे में बताती है। आनुवंशिकी को समझने के लिए हमें केवल दो टर्म्स, आनुवंशिकता दैट इज हेरिडिटी एंड विभिन्नता दैट इज वेरिएशन, को अच्छे से समझना होगा। तो अब हम वन बाय वन करके इन दोनों टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। अब पहले हम हेरिडिटी के बारे में जान लें कि हेरिडिटी क्या है। मीन्स आनुवंशिकता, माता पिता के गुणों का बच्चों में जाने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहते हैं। इसका मतलब कि कैसे माता पिता का गुण बच्चों में जाता है, कैसे माता के कान का आकार प्रकार उसके बेटे या बेटी में चला जाता है, कैसे पिता का रंग उसके बेटी या बेटे में चला जाता है, यहां तक कि दादा परदादा के गुण उनके पोते पोतियों में कैसे चले जाते हैं। यह सभी आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहलाता है। अतः यही आनुवंशिकी के द्वारा ज्ञात होता है, जिसे हम उपयोग करके पौधों, जीव जंतुओं इत्यादि के विकास के काम में लाते हैं। अब हम वेरिएशन के बारे में जान लें। जैसा हमने देखा कि जेनेटिक्स डील करता है हेरिडिटी और वेरिएशन, दो टर्म हमें जानना चाहिए। तो हेरिडिटी हमने देख लिया। अब वेरिएशन, जिसे विभिन्नता कहते हैं, या एक ही स्पीशीज के लोगों में भिन्नता जो पाई जाती है उसे हम विभिन्नता कहते हैं। अर्थात एक ही माता पिता के
दो बच्चों जैसे दो भाई या दोनों बहन या भाई बहन आपस में कैसे एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। अर्थात यदि सभी बच्चों के माता पिता एक ही हैं तो उन बच्चों में आपस में भिन्नता कैसे आ जाती है। यही भिन्नता आनुवंशिकी के द्वारा बताई जाती है। यह कितना इंटरेस्टिंग है कि यह आनुवंशिकी के द्वारा ही हम ये सारी चीजें जान पाते हैं। यह कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये आप समझ सकते हैं। कैसे जो है ये गुणों का संवहन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा सकता है और जाता है। अतः हमने देख लिया कि आनुवंशिकी क्या है, जेनेटिक्स क्या है, जो आनुवंशिकता, हेरिडिटी तथा वेरिएशन, विभिन्नता के बारे में बताती है। और ये सारी चीजें अगर हम जेनेटिक्स को अच्छे से समझ सकें, ये सारा ज्ञान हमें हेरिडिटी और वेरिएशन का पता चल जाता है, जिसे हम अपने लिए, अपने समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज की भलाई के काम में लाते हैं। आगे हम ऐसे ही कोशिश करेंगे कि अपने विभिन्न लेक्चर्स को हिंदी में भी रूपांतरित कर सकें। आप सभी से उम्मीद है कि आप अपना फीडबैक देंगे कि मैं हिंदी में इसको ठीक से रूपांतरित कर पाया या नहीं। उसी के हिसाब से हम आगे आने वाले लेक्चर्स को भी प्रयास करूंगा कि हमारे हिंदी भाषी राज्यों के श्रोता भी इसका लाभ उठा सकें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।